डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन द वीकली करंट अफेयर। और यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए। आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हैं एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के जो करंट अफेयर के इवेंट्स हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है वीडियो के पीडीएफ के लिए, ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 में इसको लाया गया था। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम इसको पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि आज इसको हम करंट अफेयर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आज ये न्यूज़ में क्यों है। आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा या सुनी रहे होगा न्यूज़ चैनल पे कि नागालैंड में क्या चल रहा है। बेसिकली जो हमारे पैरामिलिट्री के लोग हैं उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी इंसर्जेंसी की, जिसमें उन्होंने क्या किया कि 4 लोगों पे फायरिंग कर दी और वो लोग ऑन द स्पॉट मर गए। हुआ क्या था, 4 लोग कोल माइन से काम करके आ रहे थे और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास जो सूचना थी ये थी कि ये इंसर्जेंट है, मतलब ये घुसपैठ कर रहे हैं। उनके ऊपर फायरिंग हुई, वो मर जाते हैं। आर्मी का कहना है कि ये प्रॉपर इंटेलिजेंस के थ्रू हुआ, बट कहीं से कुछ गलती हो गई जिसके वजह से ये जो सिविलियन हैं जो कोल माइन में काम करते थे मारे गए। इसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। प्रोटेस्ट में आर्मी फायरिंग कर देती है, जिस फायरिंग में 7 लोग और मारे जाते हैं। उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किया कि हम रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसको हटाया जाए। अब समझते हैं कि ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ये ऐसा क्या पावर दे देता है हमारे आर्मी या फिर डिफेंस के लोगों को, जिसको लेके कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। और कई सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कई सारे जगह से इसको हटाया भी गया है, कई सारे जगह हमारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में अभी ये लगा हुआ भी है। तो समझेंगे उसको। पहले ऑप्शन देख लेते हैं आपका। पहला है, अंडर इट्स प्रोविजन आर्म्ड फोर्सेज हैज बीन एम्पावर्ड टू ओपन फायर, इंटर सर्च विदाउट वारंट एंड अरेस्ट एनी पर्सन हु आर कमिटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो बिल्कुल ये जो एक्ट है ये पावर देता है हमारे डिफेंस फोर्सेज को कि ये ओपन फायर कर सकते हैं, किसी को भी बिना अरेस्ट के गिरफ्तार कर सकते हैं। वो बेसिकली पुलिस भी करती है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कहीं पे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया है, रेप हो गया है, चोरी हो गई है, इस टाइप की चीज़ें, कोई डॉरी मांग रहा है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। तो इस टाइप के केस में पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, पुलिस ने जबरदस्ती आपको थाने में बिठा लिया और आपने कुछ नहीं किया तो कहते हैं कि ठीक है चोरी का ब्लेम लगाओ, इसको थाने में डाल दो, क्योंकि उनके पास वारंट तो रहता नहीं आपको अरेस्ट करने का, फिर भी अरेस्ट कर लेते हैं और बाद में कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं कि ये चोर है, चोरी कर रहा था। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अब आर्मी के ऊपर या फिर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं, डिफेंस के फोर्सेज जो हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगता है कि वो बेसिकली इस पावर का मिसयूज करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। कई बार क्या होता है, मिसकैलकुलेशन हो जाता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन सही है नहीं सही है, ये सब इंटेलिजेंस चेक में कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से मिसकैलकुलेशन की वजह से कभी कभी सिविलियंस मारे जाते हैं। इसमें जैसा कि इस बार हुआ है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी बेसिकली पार्लियामेंट में यही कहा कि ये मिसकैलकुलेशन हो गया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन है, द पावर टू डिक्लेयर द टेरिटरी एज द डिस्टर्ब लाइज विद द पार्लियामेंट। मतलब ये जो आर्म फोर्स है बेसिकली ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है ऐसे एरिया में या ऐसे टेरिटरीज में जिसको डिस्टर्ब टेरिटरी कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि चलिए किसके पास ये पावर होता है कि वो बता सकता है कि पर्टिकुलर ये स्टेट या इस स्टेट का कुछ पोर्शन डिस्टर्ब टेरिटरी में आता है। तो ये पावर होता है हमारे सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्पेसिफिक टू द पॉइंट कहें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो बेसिकली नोटिफिकेशन निकालती है और वो नोटिफिकेशन अप्रूव होता है पर्टिकुलरली वहाँ जिस स्टेट में वो लगाया जा रहा है वहाँ के राज्यपाल के थ्रू। ठीक है, राज्यपाल कह लें या फिर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेसिकली राज्यपाल वहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं, तो उनके थ्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है, सरकार के पास है। नेक्स्ट जो है आपका, करेंटली ये जो पावर है इज द इफेक्टेड इन जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम ओनली। नहीं, ये सारे स्टेट्स तो ही हैं, इसके अलावा मणिपुर का कुछ एरिया है, अरुणाचल का कुछ एरिया है, कई सारे जगह से इसको हटाया भी गया है। जैसे मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ,
वहाँ से हटाया भी गया है। तो जो डिस्टर्ब एरिया रहती है, बाद में सरकार को लगता है कि नहीं अब वहाँ पे पीस हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं, सरकार हटा भी देती है, बट जहाँ पे डिस्टर्बेंस रहता है वहाँ पे नहीं हटाती। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही है, केवल और केवल 1 सही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया हुआ है। ये सारी डिटेल हैं बेसिकली कि आपके पास ये सारी डिटेल रहें ताकि आप भूल ना जाओ चीज़ों को। तो एक बार आप रीड कर लेना इसको। द काजू वैली बर्ड सेंचुरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रिसेंटली ये भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये काजू वैली एरिया है ना, ये बेसिकली वेट एरिया में आता था। वेट एरिया मतलब जहाँ पे पूरे साल पानी रहता है या जो लैंड है वो पानी से कवर रहती है, उसको हम वेट एरिया कहते हैं। अब कहीं पे भी ऐसा होगा जो पानी से कवर रहेगी एरिया, वहाँ पे क्या रहते हैं, जल पक्षी रहते हैं। बेसिकली वहाँ के जो चीफ फॉरेस्टर हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इसको बेसिकली बर्ड सेंचुरी बनाया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। ये देख लीजिए बेसिकली सेक्रेटरी हैं जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनकी, तो उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट है आपका 6 दिसंबर का। तो ये एरिया कहाँ पे आती है, तमिलनाडु में आती है। और ये जो एरिया है काजू वैली, ये एरिया मतलब एक कह सकते हो बहुत एक बड़ी एरिया है जिसमें जल पक्षी रहा करते थे। आप देख भी पाओगे, ये एरिया आपको नज़र आ रही है बेसिकली। तो अब इसको कह दिया गया है कि ये बर्ड सेंचुरी बन गई। अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में टोटल कितने बर्ड सेंचुरी हैं, दैट इज 16। अभी के लिए कितनी है, 60। और रिसेंटली इसको बनाया गया है, न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़, थोड़ा सा आप हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट है दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बेसिकली इस एक्ट के ये जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 है, ये इंपावर करता है गवर्नर को कि ये बेसिकली बना सकते हैं कि पर्टिकुलर ये एरिया किस में आएगी, बर्ड सेंचुरी में आएगी, या जो भी डिजिग्नेशन देना हो इस टाइप का वो देते हैं। रिकमेंडेशन कहाँ से आता है, रिकमेंडेशन आता है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, वो रिकमेंडेशन देते हैं, ये उसको अप्रूव कर देते हैं। अल्टीमेटली आप सभी को पता है कि जैसे सेंटर में कोई बिल या कोई एक्ट बनता है, फाइनल अप्रूवल कहाँ पे मिलता है, प्रेसिडेंट के पास। उसी तरीके से अगर स्टेट का कोई नोटिफिकेशन है, कोई गजट है, तो उसको फाइनल अप्रूवल कहाँ पे मिलेगा, गवर्नर के पास मिलता है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। वेरी सिंपल। बाकी ये डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा और आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये क्या है, जीरो बजट मतलब बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करना है। जैसे नेचुरल तरीके से कहीं पे कुछ उग गया, कोई फ्रूट्स उग गए, आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ भी लागत नहीं लगी है, तो कुछ उस तरीके से अब हमको खेती करना है। हालांकि ये प्लान बहुत पहले से है, गवर्नमेंट बहुत पहले से इस पर पॉलिसी भी बना रही है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकॉल किया कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, हमारे देश में इस खेती को प्रमोट करना चाहिए। सरकार की कई सारी पॉलिसीज़ भी हैं इस पर, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है, इट इज़ द नेचुरल फार्मिंग टेक्निक दैट यूज बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। तो बिल्कुल केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी डिफरेंट है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज़ करते हो, और एक है ये आपकी नेचुरल फार्मिंग। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बीइंग से जो वेस्ट निकलता है, जैसे काऊ, आपने गाँव में देखा होगा ना, गोबर की खाद बनाते हैं ना, उसका यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स के वेस्ट हैं उसका यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट है उसका यूज़ करते हैं, और केवल उसी का यूज़ करते हैं, और कोई दूसरे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके फार्मिंग करना। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन है, इट रिक्वायर ओनली 10% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन व्हाट रिक्वायर्ड अंडर द केमिकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट इनडायरेक्टली घट जाती है। वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों कम होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्लांट्स होते हैं ना उसको कवर कर देते हैं लिप से, और जो लिप्स होती हैं उनके जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के उसको कवर कर देते हैं, जिसके वजह से जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है बेसिकली 27 to 30 डिग्री के आसपास, और इसके वजह से क्या होता है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये भी एक बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, द 4 व्हील ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्या 4 व्हील मतलब वो कौन से 4 चक्के हैं जिसके ऊपर ये नेचुरल फार्मिंग सवार है, और बेसिक फंडामेंटल क्या हैं, या बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो पहला है
जवामित्र मतलब जो जैविक खाद की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम काऊ डंक और उसका यूरिन लेके क्या करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करके खाद बनाते हैं, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड आप कह सकते हो। ठीक है। तीसरा है बीजामित्र। यहाँ पे थोड़ी सी कम्बिनेशन हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम कई सारी चीज़ लेते हैं, जैसे काऊ का डंक ले लिया हमने, फिर यूरिन ले लिया, वाटर ले लिया, चूना ले लिया, ये सारा मिला के फिर से बनाते हैं उसको और फिर उसको हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं। मल्चिंग और वास्पा। मल्चिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि लिप से हम कवर कर देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मल्चिंग। और वापसा मतलब वाटर का प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग करना, कि ये जो पूरा प्रोफेशन है ये मेंटेन रहे, तो उसको हम कहते हैं वापसा। ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स या फिर व्हील्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी GBNF मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वर्क करती है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सारे ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे वही सारी डिटेल जो मैंने आपको बताया मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे, दैट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली बनाते हैं, कई सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, बट मेन फोकस जो होता है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। और इनका जो फाइंडिंग है, स्पेशली आपके इंडिया के बारे में जानना चाहिए, इन्होंने कहा है कि इंडिया जो कंट्री है वहाँ पे इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, अफ्रीका का भी इन्होंने कहा है, ब्राज़ील का भी, जो ब्रिक्स कंट्री है उनमें सबसे खराब अफ्रीका और ब्राज़ील का है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया के बारे में इन्होंने कहा है कि जो हमारे देश के 1% लोग हैं उनके पास हमारे देश की टोटल 22% ऑफ वेल्थ है। और अगर बात करें जो 10% हमारे देश के लोग हैं, मतलब 100 से 1.25 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं, उनके पास अराउंड 57% या इन शॉर्ट कह लो 60% का वेल्थ है। केवल कितने परसेंट लोगों के पास? 10% लोगों के पास। और ये कहा है कि जो नीचे के 50% लोग हैं, जिनको हम कह सकते हैं ना एवरेज वाले या उनसे नीचे वाले जो लोग हैं, उनके पास केवल 13% की इनकम होती है। टोटल जो हमारा इनकम हमारे देश का GDP मान लो वट एवर दैट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हमारे देश के लोगों में, तो वो 50%, जो लास्ट 50% लोग हैं उनके पास 13% के हिस्से में बांट दिया गया है। तो बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, बट क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इससे आम लोगों के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आम लोग खुद ही नहीं चाहते कि उनके जीवन पे फर्क पड़े। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने हालत के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम खुद के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, भैया दारू पे वोट दोगे तो फिर डिजर्व करते हो कि दारू ही मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी न्यूज में इसलिए है, आप सभी को पता ही है, बहुत ही सैडफुल न्यूज़ है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और हमारे देश के जो जवान हैं, डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं, उसमें जो हमारे देश के टॉप लीडरशिप है डिफेंस की, वो भी रहते हैं और उन सभी लोगों का डेथ हो जाता है। बहुत हैरिबल है। बहुत सारे लोगों ने ट्रिब्यूट दिया, दुनिया भर के लोगों ने ट्रिब्यूट दिया, बट उसी में कुछ चाइना जैसे कंट्री भी हैं जो देश का मजाक बना रही हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है, या फिर जो हम डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनकी हालत क्या है कि वो क्रैश होते जा रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश के ऊपर कि फाइटर प्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए हमारे यहाँ जो यूज़ किए जाते हैं, मतलब खबर आती रहती है कि कहीं पे कोई क्रैश हो गया, कहीं पे कोई क्रैश हो गया। तो लेट्स सी सरकार इसके बारे में क्या करती है। सरकार को भी पता है, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। खैर ये चीज़ें न्यूज़ में हैं तो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए CDS के बारे में क्या होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द CDS हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो मिलिट्री अफेयर होता है ना, उसका ये हेड होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। CDS बेसिकली आपको पता है जब कारगिल वॉर हुआ था उस समय देखा गया कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे डिफेंस हैं, जैसे नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, आर्मी हुई, इनका जो कोऑर्डिनेशन है आपस में वो प्रॉपर नहीं हुआ। कई बार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई और जो वॉर हम मान लीजिए 1 वीक में जीत सकते थे, उसको जीतने में महीने लग गए। तो एक तरह से इसको फेलियर की तरह देखा गया कि भाई हम इतने फेल कैसे हो गए कि पाकिस्तान वहाँ तक आ गया, हम अटैक नहीं कर पाए, जान नहीं कर पाए, बाद में पता चला तो उनको वहाँ से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए तीनों सेनाओं में बेसिकली वहाँ उस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे देश में एक CDS नाम की पोस्ट होनी चाहिए, जिसे हम कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं
ये चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मेंबर कौन कौन से होंगे, जो हमारे सर्विंग हेड होंगे तीनों सेनाओं के वो, और ये इसके हेड होंगे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो एक जगह कलेक्ट रहे कि जब वार टाइम हो तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, इंटेलिजेंस एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, तो इसलिए बनाया गया था। ऑप्शन 1 सही है आपका। 2 है ही एंजॉय द रैंक ऑफ सेक्रेटरी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बिल्कुल सही बात है, सेक्रेटरी रैंक का पोजीशन माना जाता है इसको, सीडीएस को, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सीडीएस ऑफ इंडिया एंजॉय द कमांडिंग अथॉरिटी ओवर ऑल 3 फोर्सेस। कमांडिंग अथॉरिटी इनके पास नहीं होती है, कमांडिंग अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास ना, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए पोस्ट बनाया गया है, न कि कमांड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, तो यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैंने वो सारी डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं, कुछ डिटेल्स आपको जाननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी एडवाइजरी होते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखना है, इसका हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हु हैज टॉप द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमन लिस्ट। तो ये हैं निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने टॉप किया है। बेसिकली वेबसाइट है जो इस टाइप की लिस्ट निकालती रहती है, टॉप 50 वुमन, टॉप 50 मैन, 100, टॉप 500, टॉप 5000, मतलब आजकल देख ही रहे कई लोग ऐसे काम करते रहते हैं, ठीक है, उनका भी धंधा चल रहा है, और जो टॉप कर रहा है वो भी खुश हो रहा है। खैर, तो यहाँ पे और भी लिस्ट दिया गया है, आप देख लेना, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने टॉप किया है तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हु वाज ऑनर्ड विद द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, लिटरेसी में सबसे ओल्डेस्ट और हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, किसको दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट सही है, दैट इज नीलमाली फुकन। अब इन्होंने लिटरेसी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसके वजह से इनको अवार्ड दिया गया है, और डेफिनेटली हाईएस्ट अवार्ड है, तो किसको दिया जाएगा, जिसका उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा। हर साल दिया जाता है, तो हर साल आपके कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल उसी साल के कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट किया जाएगा जिस साल अवार्ड दिया गया है, नहीं, पूरे कंट्रीब्यूशन को आपके इवैल्यूएट किया जाएगा, और जब वो उस लेवल पे हो जाएगा कि हाँ अब इनको अवार्ड देना चाहिए, उस समय आपको ये अवार्ड दे दिया जाएगा। तो अवार्ड है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विच 2 रिवर्स। तो सभी को पता होना चाहिए ये, दैट इज केन एंड बेतवा। तो ये अपने टाइप में फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इंडिया में, प्लानिंग इसकी बहुत पहले से चल रही है, अभी इसको अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। कितना खर्च होगा भाई इन दोनों को लिंक करने में, दैट इज 44,500 to 600 करोड़ रुपीज, 44,500 करोड़ रुपीज, ध्यान रखना इतना पैसा खर्च होगा इनको लिंक करने में। आप सोचोगे लिंक क्यों कर रहे हैं, तो बताता हूं, ये सारी वो एरिया हैं जिनको फायदा पहुंचेगा लिंक करने से, बेसिकली एमपी और यूपी की ये एरिया हैं, और ये जो नदी हैं ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी की, ये भी ध्यान रखना, मे भी पूछ ले। तो लिंक करने से क्या फायदा है, या लिंक क्यों करना है, इस मैप से आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि ये आपकी केन नदी फ्लो कर रही है, या आपकी बेतवा नदी फ्लो कर रही है, इस तरीके से जाके यमुना जी में मिल जाते हैं। अब ये जो बीच की एरिया है ना, आपने एक नाम तो बहुत सुना होगा ना, बुंदेलखंड, यहाँ पे कहीं पे आता है आपका बुंदेलखंड, ये एरिया सूखाग्रस्त रहता है, और इसके आसपास की जितनी एरिया वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सोचा गया कि चलो इन दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिंक कर देते हैं, जिससे ये एरिया में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो इसमें पानी रहेगा, और इस पानी को इन पूरे एरिया को हम सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा बेसिकली। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, होप्स हो कि ऐसा काम पूरे देश की जो नदीज़ हैं उनको आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। प्लान काफ़ी पुराना है, 80 के दशक से चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें भी कुछ काम हुआ, मतलब प्लान बना, फिर 2005 में, 2007 में, इस तरीके से अब फाइनली साइन हो गया है। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री, उत्तर प्रदेश के सीएम, एमपी के सीएम, इन 3 लोगों ने बेसिकली, इन तीनों का ही कोऑर्डिनेशन है, तो इन तीनों ने साइन कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया है, पैसा भी सेंक्शन कर दिया गया है, और प्लान रखा गया, मतलब टारगेट रखा गया है कि 8 ईयर में इनका जो इंटरलिंकिंग है उसको कर लिया जाएगा। और ये भी प्लान है कि देश की और भी जो नदीज़ हैं उनको आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।